मुझे थोड़ा माइंड मेरा ओपन होना शुरू हुआ। फिर आगे मुझे नॉमिनेशन के बारे में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसे इंडस्ट्री है जहां पे ओनली नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सारे चीज देखने के बाद में धीरे धीरे मुझे लगा कि नाजिम वाकई में इस काम को किया जा सकता है। और मुझे फील हुआ यही एकमात्र रास्ता है, स्पेशली मेरे लाइफ में, बड़ा पैसा कमाने के लिए। यार मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के पास में दो ही रास्ता है, या तो धंधा करेगा या तो साला नौकरी करेगा। और इतना टैलेंट और ब्रिलियंट थे नहीं जो आईएएस आईपीएस एसडीओ बीडीओ डीएम बन जाए। और मेरे बाप के अकाउंट में 10-20 लाख रुपया था नहीं बैलेंस कि धंधा कर ले। डायरेक्ट सेलिंग गरीब के लिए वरदान है। अगर वाकई में आप चाहते हैं अपने परिवार से गरीबी को उखाड़ के फेंकना, एकमात्र आपके पास में रास्ता है वो आरएसआई है। मुझे लगा वाकई में अगर यहां से छोड़ के चले जाएंगे, यार बाहर में मेरे पास में विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, क्या करेंगे। यार राम बनने वाला काम बाहर में एक नहीं 100 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आरएचआई को क्वाइट कर दूं, छोड़ दूं, क्या मुझे बाहर में काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा? मैं कोलकाता कोई भी कॉर्पोरेट ज्वाइनिंग करूंगा, आराम से 15-16-18 हजार का नौकरी अफोर्ड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यार साला कोई भी नौकरी नहीं मिलेगा, घर चले जाएंगे, राजमिस्त्री के साथ हेल्पर बन जाएंगे, 400 रुपया दिहाड़ी देता है, यानी कि महीने का 12,000 इनकम फिक्स्ड है। और ये वैकेंसी 365 दिन खुला हुआ है। और ये मुझे पता है आपके पास में भी राम बनने के लिए एक नहीं 100 रास्ता है। आज जाएंगे कल बन जाएंगे, 6 महीने बाद जाएंगे फिर भी राम बन जाएंगे। बट माई क्वेश्चन इज टू यू, बजाज कहां पे बनेंगे, अपने समय को मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे? यार बजाज बनना पड़ेगा, समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेवरेज के अंदर में क्या ताकत होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप सभी लोग ऑलमोस्ट जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। मुकेश अंबानी के डाउनलाइन कितने लोग हैं? डाउनलाइन बनने में साला कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन बनने में डर लगता है सिर्फ। ऑलमोस्ट आप सभी लोग कोई ना कोई ऑपरेटर का सिम इस्तेमाल करते हैं, चाहे जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो। याद है आपको 2016 में जियो आया था और आपको फ्री में सिम दिया था, और बहुत मोटिवेट होकर लाइन लगा के फ्री में सिम लिए थे। पहले 3G था, जियो आया 4G मिला, धड़ाधड़ यूट्यूब चल रहा है, डाउनलोड फास्ट हो गया है, लाइफ ही चेंज हो गया सभी का इंटरनेट के दुनिया में। जियो 6 महीना आपको फ्री में सिम दिया, मतलब 6 महीना है तो लगता है जीवन से ऑक्सीजन चला गया है। अगर यूपीआई में बैलेंस है तुरंत टॉपअप मार लेते हैं, अगर यूपीआई में बैलेंस नहीं है, अपलाइन डाउनलाइन से, डाउनलाइन अपलाइन से बोलता है तो हॉटस्पॉट ओपन करेगा। दुर्गापुर में 2 अपलाइन और डाउनलाइन हॉटस्पॉट ना देने के चक्कर में झगड़ा करके साला घर चला गया। सोच आज डेटा का कैसे आदत लगा दिया। और आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर दूं, आज के डेट में करंट टाइम में जियो का ऑलमोस्ट 60 करोड़ का कनेक्शन है। ऑन एवरेज अगर 200 रुपया रिचार्ज करें लोग, 60 करोड़ इंटू 200, दैट इज द पावर ऑफ लेवरेज इनकम। इसे लेवरेज कहते हैं। और आज और आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें भी अपना अंपायर बनाने का मौका मिला है, हमें भी अपने बड़ा लेवरेज क्रिएट करने का मौका मिला है। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है। बड़े से अपलाइन समझाया, मोटिवेट किया, गाइडलाइंस किया, और मैं जब इस काम को करने के लिए पूरा एक्साइटेड था, जब मैं बहुत मोटिवेट था, मैं अपलाइन को बोल रहा था भाई दोनों मिलके कामयाब बनेंगे। उस टाइम में मेरा अपलाइन बोला मेरा बहन का शादी है, जो मुझे इनवाइट किया था मैंने स्पॉन्सर, और बहन का शादी बोल के घर गया और लो, और आज इवनिंग में ट्रेन पकड़ के घर चले आओ, नहीं तो हम कल आ जाएंगे लेने के लिए। मैं पूछ रहा था क्या हुआ बताइए, कुछ ज्यादा बोलने के लिए जा रहे थे। मेरे फादर बोल रहा था मैं तेरा बाप है, तू मेरा बाप है। और बाप को सच में क्लोजिंग करना साला थोड़ा मुश्किल होता है। मैं माँ को कॉल लगाया, अम्मी को कॉल लगा के बोला कि माँ क्या हो गया, फादर ऐसे बोल रहे हैं हमें। अम्मी बोला रुको हम बात करके बताते हैं। फिर अम्मी मुझे बैक कॉल किया, बताया कि तुम मुझे इनवाइट किया था महबूब, वो घर चला गया और जाके तुम्हारे फादर को उल्टा सीधा बोला है, और तुम्हारा फादर पूरा गुस्से में है। और मुझे पता था कि बाप को क्लोजिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ का जो दिल है ना सॉफ्ट होता है।
बहुत नरम होता है। माँ को क्लोजिंग करना बहुत आसान है। मैं अम्मी को समझाया कि माँ, आपने मुझे 20 से 21 साल पाल पोस के बड़ा किए हैं, हमारे पीछे खर्चा किए हैं, और आपने मुझे यहाँ पे भेजा है। ज्यादा नहीं, आप मुझे यहाँ पे 6 महीने का समय दीजिए, कुछ कर पाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो बुलाएंगे तो मैं घर लौट के चला जाऊंगा 6 महीने बाद, जो भी बोलेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पापा को समझा लीजिए। मेरे मम्मी मेरे फादर को क्लोजिंग किया, समझाया, मेरे फादर मान गया, बोला ठीक है तुम्हें हम 6 महीने समय देंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर भी मेरे फादर 5 दिन 1 हफ्ता छोड़ के कॉल करके बोलता था कि अभी भी समय है, छोड़ के चले आओ और एक हाथ का काम सीख लो। लेकिन साइकोलॉजी कौन लिया, मैं या मेरा बाप? यार राइट स्टेप कौन लिया, मैं या मेरा फादर? यार एसओ कौन लिया, मैं या मेरा फादर? यार मीटिंग कौन लिया, मैं या मेरा फादर? राम और बजाज कौन समझा, मैं या मेरा फादर? नॉमिनी कौन समझा, मैं या मेरा फादर? अपलाइन का लाइफस्टाइल कौन देगा, मैं या मेरा फादर? क्या 10 मिनट में फोन में समझाना मुश्किल पॉसिबल था फादर को? मैं बस एक ही बात बोला, हमें 6 महीना समय दीजिए। 6 महीना समय लिया फादर से, और दूसरा बार अप्लायंस से कोई बात नहीं किया। बस मन में सोच रहा था, साला अगर सामने आता फोड़ देता, तो बुलाया था क्यों मुझे? अगर छोड़ के जाना था और चला भी गया तो मेरे फादर को डिस्टर्ब कर रहे जाके, हमें तो शांति से काम करने दो। ये सारा मैटर क्लियर हुआ, फिर मैं काम करना स्टार्ट किया। बहुत मोटिवेट था कि मुझे स्टार्ट नहीं सर, इस महीने में सिल्वर का प्रमोशन क्वालिफाई करना है। मैं काम करना शुरू किया, मेरे 2-3 दोस्त एक साथ में तैयार हो गया दोस्तों इस काम को करने के लिए। चलिए मैं थोड़ा अपना ये वाला ना पार्ट आपको शेयर करता हूँ। कहते हैं ना, 2 तरीके से सीख सकते हैं, या दूसरे के गलती देख लो या खुद गलती करके सीख लो। ना आपका चॉइस है, थोड़ा एक पार्ट शेयर करते हैं। मैं काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरा एक साथ मेरा 2-3 दोस्त इस काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया। मेरे बात सुन के मैं फोन में कुछ नहीं बोला कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कम से कम अगर 1 साल पहले मिल जाता है और मजा आ जाता है। दोस्त बोला क्या काम मिल गया, साला हमारा भी काम लगा दो। मैंने बोला ठीक है, हम बात करके बताएंगे। और एक साथ में मेरा 3 दोस्त तैयार हो गया, और मैं उन सभी का डेट लगा दिया। 22 तारीख को 2 का लगाया और 23 तारीख को 1 का। लेकिन 3 लोग एक साथ में क्या काम किया, 21 तारीख को ट्रेन में बैठ गया, और 21 तारीख को 3 लोग एक साथ में आ रहा है, 2 लोग एक साथ और 1 अलग अलग से आ रहा है। और 2 लोग जो एक साथ हैं, उन्हें मैंने बताया था सिर्फ तुम्हारे लिए 2 ही वैकेंसी हैं, और जो एक अकेला था उसको बताया था तुम्हारे लिए सिर्फ सिंगल ही वैकेंसी है। स्टेशन में आया, रिसीव किया, उनमें से जो अकेला सिंगल आ रहा था लड़का, वो थोड़ा ना ग्रेजुएट था, ओवर स्मार्ट भी था। वो लड़का स्टेशन में आके मुझे बोलते, नाजिम तुमने बोला मेरे लिए 1 वैकेंसी है, तो इन 2 को फॉर्म कैसे मिला? अब मैं परेशान हो गया, साला क्या जवाब दे इसको। मैंने इसको समझाया, सर से बात करवा के इसका मैंने सेटिंग किया। मैं 3 लोगों को रूम में लेके आया, रूम में आके नाश्ता वगैरह किया। और जो पढ़े लिखे लड़का था ना, एक बार किचन में जा रहे हैं, एक बार दूसरे रूम में जा रहे हैं, एक बार किसी का डायरी खोल के देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला आराम से बैठिए ना। उसको ऑफिस में लेके गए 3 लोग, 2 लोग बहुत मोटिवेट था, लेकिन जो पढ़े लिखे लड़का था ना, वो डायरेक्ट मेरे पास में आया और मेरे हाथ पकड़ के बोलते स्टेशन में चलो, खाना खाने के लिए जाएंगे। हमने बोला साला खाना यहाँ पे मिलेगा, होटल यहाँ पे है, तुम स्टेशन में क्यों जाओगे? तब मुझे समझ में आया ये थोड़ा डिस्टर्ब है। मेरा सीनियर अपलाइन आया, बड़े सारे बातें समझाया, सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, हम बाद में आएंगे। और मुझे याद है दोस्तों, लगभग समथिंग 1 बज रहा था, मैं उसको स्टेशन में लेके गया, और मैं स्टेशन में छोड़ने के लिए गया था। मुझे बिठा के कम से कम वो आधा घंटा समझाया, और मुझसे उम्र में बड़ा था, मुझसे पढ़ा लिखा था। मुझे बोला नाजिम तुम यार कहां फंस गए हो, ऐसा कंपनी बंगाल में कितना आया कितना चला गया, और तुम ये सारा काम करने के लिए बंगाल छोड़ के यूपी आए हो, अभी भी समय है, मेरे साथ में घर चलो। और कसम बता रहे, मुझे भी ना 1 सेकंड के लिए लग रहा था कि लगता है ये अलाउद्दीन सही बोल रहा है, मैं यार गलत जगह फंस तो नहीं गया हूं। लास्ट में बोला कि नाजिम तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको काम दिला दूंगा। तब मैं मन मन में सोचा, साला तू अगर मुझे काम दिलाएगा तो बंगाल से उत्तर प्रदेश किस लिए आया था, तेरे पास में अगर काम था तो। तब मैंने स्टेशन मैंने छोड़ दिए और मैं ऑफिस में आया। मेरा ऑलरेडी 2 दोस्त ऑफिस में था। वो मुझे पूछा कि अलाउद्दीन कहाँ गया। मैंने बोला अलाउद्दीन ज्यादा पढ़े लिखे लड़का है, तो जिसके वजह से इनका ट्रांसफर ना इलाहाबाद में हो रहा है।
बोला अच्छा ऐसा बात है। और ये दो लोग वेरिफिकेशन में गया, इनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक था, इनको निकाल दिया, बोला इनका काम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट ठीक होगा तभी काम हो पाएगा। ये लोग गुस्सा हो गया। शाम के 4 बज रहा था, ये लोग भी बोला कि हम लोग भी घर जाएंगे। और दोस्तों मुझे याद है शाम के लगभग 3:30-4 बज रहा था, मैं इन दोस्त को लेके गया स्टेशन में छोड़ने के लिए। लेकिन उस दिन यार नसीब इतना खराब था कि अलाउद्दीन को ट्रेन नहीं मिला था, वो बैठा हुआ था। और ये दो लोग अलाउद्दीन को देख के बोलते, अरे अलाउद्दीन तुम अभी तक इलाहाबाद नहीं गए हो। अलाउद्दीन आके बोलता है कि इलाहाबाद किस बात का। बोला नाजिम बोला कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, तुम ज्यादा एजुकेटेड हो, तो तुम्हारा ट्रांसफर इलाहाबाद में हो जा रहा है। अलाउद्दीन मुस्कुरा के बोला कोई इलाहाबाद में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नाजिम गलत जगह फंस गया है, मैं इसे समझाया हूं, यहां से कुछ नहीं हो पाएगा। 3 लोग स्टेशन में बैठ के मेरा इतना मजाक उड़ाया और मुझे देख के इतना हंस रहा था, इतना गॉसिप कर रहा था, मुझे लग रहा था वाकई में यार मैं गलत जगह में आ गया हूं और इस टाइप का काम हम नहीं करेंगे, हम भी कल घर चले जाएंगे। 3 लोग स्टेशन में छोड़ दिए, मैं इवनिंग में रूम में आ गया। मैं टोटली डिमोटिवेट था, मैं बस प्लानिंग कर रहा था यहां से निकलेंगे क्या बोल के। रात का लगभग मुझे याद है 1:30 से 2 बज गया था, मुझे नींद नहीं आ रहा था, ये सोच के यार यहां से चले जाएंगे घर में क्या बोलेंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे, मैं मां को क्या समझाऊंगा, मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा यहां से जाके। नेक्स्ट डे क्लास में जाने का मूड नहीं था, लेकिन अपलाइन बोला क्लास जाओगे नहीं तो बैग उठा के घर भाग जाओ, काम करके आसान नहीं कर रहे हो। मैं क्लास में गया और दोस्तों उस दिन का लग बहुत अच्छा था कि उस दिन लॉ ऑफ एवरेज हमको क्लास मिला था। क्लास को लेके फिर मोटिवेट हो गया कि लॉ ऑफ एवरेज में समझ में आया एक लगातार पानी का बूंद बार बार गिरने से अगर एक कठोर पत्थर को काट सकता है, यार हम तो साला इंसान हैं, अगर लगातार प्रयास करेंगे कोई भी काम में असफल नहीं हो सकते हैं, हर काम में कामयाब बना जा सकता है। और कामयाब वो नहीं है जो एक बार में कामयाब बन जाए, कामयाब वो है जो 10 बार गिरने के बावजूद में भी फिर से खड़ा उठ के बोले यस हम खेलेगा, खेलने के लिए तैयार हैं। फिर से मोटिवेट हुआ बढ़िया से, एक बात समझ में आ गया कि साला बाप जिंदा है तो बेटा हजारों पैदा करता है। फिर मोटिवेट हुआ, फिर से काम किए। महीने का 24 तारीख हो रहा था, काम करना शुरू किए और 29 और 30 तारीख को मेरे दोस्त आया, मैं काम किया बढ़िया से। और उसी महीने के अंदर में RHI के अंदर में दोस्तों मैंने सबसे अपना बड़ा प्रमोशन और पहला प्रमोशन क्वालिफाई किया, वो स्टार का। और स्टार बनने के बाद में मैं बहुत खुश हो गया कि मैं पहले लेवल क्वालिफाई कर लिया, यानी कि मैं आगे का लेवल भी धीरे धीरे क्वालिफाई कर लूंगा। फिर आगे और बढ़िया से मेहनत किए, तमाम अपलाइन का सपोर्ट रहा, तमाम अपलाइन हमें गाइडलाइंस किए, तमाम अपलाइन मेरे साथ में था, स्टार बने, मेहनत किए बढ़िया से, आगे जाके अपने सिल्वर का प्रमोशन क्वालिफाई किया। सिल्वर में मेहनत किए, आगे जाए, फिर से जाके गोल्ड का प्रमोशन क्वालिफाई किया। गोल्ड बनने के बाद में अपलाइन और डाउनलाइन मिलके बढ़िया से काम किए, अपने प्लैटिनम का प्रमोशन क्वालिफाई किया। प्लैटिनम बनने के बाद में मेहनत किए, एमरोल्ड का प्रमोशन क्वालिफाई किया। एमरोल्ड बनने के बाद में फिर से बढ़िया से मेहनत किए, हम अपने दोस्त रूबी का प्रमोशन क्वालिफाई किया। रूबी बनने के बाद में दिल लगा के काम किए, सारे अपलाइन का सपोर्ट रहा, डाउनलाइन कॉम्बिनेशन बनाया बढ़िया से दोस्तों। RHI के अंदर में डायमंड का प्रमोशन क्वालिफाई किया, आगे और बढ़िया से मेहनत किए, सारे सीनियर अपलाइन को ऑपरेट किए, सफायर बने, क्राउन बने। और दोस्तों इसी 2025 जनवरी महीने में RHI का एक बड़ा शानदार लेवल है, जिस लेवल का नाम है क्राउन एम्बेसडर। और 2025 जनवरी में मैं RHI में अपने क्राउन एम्बेसडर का प्रमोशन क्वालिफाई किया। और ये जो मैंने आपको जर्नी शेयर किया बड़ा शॉर्ट में, ये इतना आसान नहीं था। काफी बार ऐसा भी लगा था, लगता हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बन पाएंगे, ये जगह मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले बोला, मैं सोचता था यार बाहर में जाके करेंगे तो साला क्या करेंगे, मेरे पास में विकल्प क्या है। यार आप नेगेटिव होते भी होंगे, फिर किस बात से नेगेटिव होते हैं, मुझे एक ठोस आप वजह बता दीजिए कि सर मैं इस बात से नेगेटिव हूं। क्या लेवरेज करने से नेगेटिव है?
आज चेक करके देखना, आप ना जाने कितना लोगों का यार साला डाउनलाइन बन के बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपलाइन बनने में दिक्कत आता है। आप मुकेश अंबानी के डाउनलाइन है, आप इंडियन गैस का कनेक्शन आपके घर में है, उसका डाउनलाइन आप है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कनेक्शन दिया है, उसका डाउनलाइन आप है। ना जाने कितना लोगों का आप लेवरेज का हिस्सा है। आपके हिस्से में कौन कौन आता है? एक मुझे ठोस बात बताइए कि सर मैं इस बात से नेगेटिव हूं, एक ठोस आप वजह बताइए। ऐसे कोई ठोस वजह आपके पास में नहीं होगा। किसी ने बोला कि सर हम अप्रोचिंग से नेगेटिव है। पहले ना बिजनेस का जो नींव क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस का नींव को जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस का जो नींव है ना वो मेरे भाई तारीफ है। और आज के डेट में पूरा दुनिया तारीफ कर रहा है अपने प्रोडक्ट का, और खुले आम यार झूठा तारीफ कर रहा है। टीवी के सामने में आके, यूट्यूब में आके दिन रात यार झूठ बक रहा है और झूठा अप्रोचिंग कर रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रीम आता है जिसके नाम है फेयर एंड लवली, और जिसका ऐड देते हैं यामी गौतम, आके बोलते हैं आप लगा लीजिए 21 दिन में गोरी बन जाएंगे मेरे तरह। क्या फेयर एंड लवली लगाने से इंसान गोरा बन जाता है? तो मेरे घर में 2 भैंस है, साला 1 साल से लगाया, गोरा क्यों नहीं हुआ है? और लड़का लोग ना चुपके चुपके से फेयर एंड लवली लगाता था। तो शाहरुख खान आके बोलता है शर्म नहीं आता है, लड़की वाला क्रीम लगाते हो, फेयर एंड हैंडसम लगाओ मेरे तरह बन जाओ। क्या शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम लगा के स्मार्ट हुआ है, गोरा हुआ है? खुले आम आके झूठ बोल रहा है। सलमान खान बोलते आइए तूफानी करते हैं पेप्सी, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, पीता है तो साला हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। मैं आपको 8 बोतल पिला देता हूं, आप छत से कूद कर दिखाइए तो। खुले आम झूठ बोल रहा है। क्लोजअप का ऐड रणवीर कपूर देता है, आता है ब्रश के ऊपर में पेस्ट डालता है, और जब ब्रश करना शुरू करता है तो आसपास में साला 4 लड़के डांस करना शुरू कर देता है। क्या ब्रश करने से लड़के डांस करता है? कभी कोई आपके पास में डांस किया है? अगर आप ब्रश किए होंगे तो 4 को मच्छर आपको जरूर काटा होगा। खुले आम आगे झूठ बोल रहा है। बिजनेस का जो नींव होता है ना मेरे भाई, वो तारीफ है। कभी अगर आप कपड़ा खरीदने के लिए गए होंगे, कपड़े का व्यापारी आपके पीठ में कपड़ा ला के बोलता है बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना तारीफ करता है कि आप ले लेते हैं और रूम में जाके अफसोस करते हैं काश मैंने बेकार ले लिया, अच्छा नहीं था यार। पूरा दुनिया तारीफ कर रहा है। अभी मेरा सवाल आपसे है, क्या हम लोग RHI का तारीफ नहीं कर सकते हैं? क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्रांति RHI है? क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि RHI का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट प्रोडक्ट है? क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि RHI का बिजनेस प्लान जो है पूरे इंडस्ट्री के अंदर में टॉप और नंबर 1 बिजनेस प्लान है? क्या हम चिल्ला के नहीं बोल सकते हैं कि हम जिस फ्रेंचाइजी में काम करते हैं हमारा फ्रेंचाइजी RHI में नंबर 1 फ्रेंचाइजी है? यार क्यों ना तारीफ करे RHI का, एक बार नहीं चला 100 बार तारीफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि RHI वो जगह है जहां से ऐसे गरीब परिवार का बच्चा है जो साइकिल खरीदने का औकात नहीं था, आज 15-20 लाख का 4 चक्का लेके घूम रहा है। यार एक बार नहीं चला 100 बार तारीफ करने के लिए तैयार है। किस बात से नेगेटिव हैं आप? किसने बोला सर हम खाने से नेगेटिव हैं? यार क्या जिंदगी भर तक खाना है? क्या जिंदगी भर तक नीचे सोना है? मुझे एक बात पता है कि 40 साल मर मर के जीने से बेहतर है साला 4 से 6 महीने स्ट्रगल कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, यार नीचे सो लेंगे, सोयाबीन खा लेंगे, यार भूखे रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल रात को मेरा बड़जेश सर से बात हो रहा था, बड़जेश सर बोला कि नाजिम सर हमारे टाइम में हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया और ऐसे भी दिन गुजारे हैं कभी खाना नहीं खाए, भूखे रह गए हैं, लेकिन काम को छोड़ने का नाम नहीं किए हैं। लेकिन आज के डेट में बड़े सारे से डिस्ट्रीब्यूटर नाजुक हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी आए खाने के लिए, रहने के लिए, तो मन बना लेता है, छोड़ देते हैं। क्यों यार ऐसा है? सोच को बदलना पड़ेगा आपको। या जिंदगी भर तक मरना है बाहर में जाके, या कुछ महीने स्ट्रगल करना है, ये आपका चॉइस है।
मुझे याद है जिस रूम में रहते थे उत्तर प्रदेश में, उस रूम में ना नीचे प्लास्टर था ना ऊपर में प्लास्टर था, प्रॉपर तरीके से रूम में खिड़की भी नहीं था। पर डे 6 से 7 घंटा बिजली भी नहीं रहता था। यार बंगाल का नाश्ता खाना अलग है, यूपी का नाश्ता खाना अलग है, लेकिन ये सोच के मेहनत किए कि आज इंपॉर्टेंट ये नहीं कैसा लाइफ है, इंपॉर्टेंट ये है कि कल मेरा लाइफ कैसे होने वाला है, कल मेरा जिंदगी कैसे होने वाला है, कल मेरे बस में क्या आने वाला है। और आज बिलीव मी मेरे भाई, एक टाइम में नीचे सोते थे, नीचे बैठ के खाते थे, और आज इसी दुर्गापुर में रहते हैं। मेरा 5th फ्लोर में फ्लैट है और सीढ़ी से चढ़ के जाना नहीं पड़ता है, लिफ्ट है। स्विच दबाते हैं, आराम से ऊपर चले जाते हैं, फिर स्विच दबाते हैं, आराम से नीचे चले आते हैं। एक दिन 1.5 किलोमीटर पैदल चले थे, और आज इस RHI के वजह से गर्मी में यार AC का गाड़ी के अंदर में मजा ले रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आज इंपॉर्टेंट चाहिए या कल इंपॉर्टेंट चाहिए? नाउ चॉइस इज योर, आपका चॉइस है। एक बार मेहनत करना है, एक बार स्ट्रगल करना है, लोग देख के आपको सलूट करेगा। और स्पेशली इस मीटिंग में जितना भी लड़का बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, समाज साला बहुत बेरहम है। आज के टाइम में इंसान का इज्जत नहीं करता है, इंसान सिर्फ आपका पोजीशन और आपका वक्त का इज्जत करेगा। और इस दो चीज को बढ़िया बनाना बहुत जरूरी है। आज के डेट में एक लड़का का वैल्यू डिपेंड करता है कि साला महीने का कमाता कितना है। डोंट बी इमोशनल होके लड़की वाला स्टोरी मत डालो फेसबुक में, व्हाट्सएप में। अपना दर्द को किसी को मत दिखाओ, अपने दर्द को पालना सीखो। एक हमारे सीनियर सप्लाइन है, बोलते हैं कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेता है। अगर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो कामयाबी का सपना मत देखो। कामयाबी और आजादी हमेशा त्याग मांगता है, त्याग बलिदान देना पड़ेगा आपको, दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक आपको छोटा सा मैं वाकया सुनाता हूं। एक इंसान का जो दर्द को बर्दाश्त करने का जो क्षमता है ना, वो आपका 45 डेसिबल का है। जैसे लिक्विड को नापा जाता है लीटर में, वेट को मापा जाता है आपका किलो में, भारी सामान को। एज इट इज जो दर्द है ना, पेन है ना, जो बॉडी में तैयार होता है, उसे डेसिबल में नापा जाता है। और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। एक इंसान का दर्द बर्दाश्त करने का जो क्षमता है वो 45 डेसिबल का है। मतलब किसी इंसान को अगर मारा जाए बेरहमी से, अगर 45 डेसिबल से ज्यादा दर्द बॉडी में तैयार हो जाए तो उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका हार्ट कोलैप्स हो जाता है, पंप करना बंद कर देता है और इंसान मर जाता है। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए शेयर करता हूं, पता है आपका माँ और मेरा माँ जब मुझे जन्म दे रहा था, एक औरत जब कोई बच्चा है और बॉडी के अंदर में जो लेबर पेन तैयार होता है, उस टाइम में जो पीड़ा तैयार होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो 57 डेसिबल का होता है। जस्ट फील करो आप थोड़ा सा, आपका माँ और मेरा माँ मुझे जन्म देने के टाइम में 57 डेसिबल का दर्द को कैसे बर्दाश्त कर लिया, कैसे झेल लिया। और यही सोच के बर्दाश्त किया था कि अगर मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं करूंगा तो मेरा जो बेटा है ना दुनिया को देख नहीं पाएगा। और दर्द को बर्दाश्त करने के बाद जब इस दुनिया में आप और हम आए हैं, हमारा चेहरा देख के मेरा माँ ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। क्या उस माँ के लिए थोड़ा सा हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? क्या उनके चेहरे में थोड़ा सा हंसी लाने के लिए रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते हैं? क्या थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं? उस माँ के चेहरे में खुशी लाने के लिए ये नाजिम एक बार नहीं 1000 बार ऐसे दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाने के लिए अपने आप को जलाना पड़े, जलाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं? बिलीव मी मेरे भाई, अगर थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे, कल जगह जब डायमंड बनेंगे, सफायर बनेंगे, क्राउन बनेंगे, कोई खुश हो ना हो आपके परिवार के अंदर में,
आपका माँ बाप आपको देख के ना मुस्कुराना शुरू कर देगा, और उस मुस्कुराने का जो कीमत है कोई कभी पैसे से अता नहीं कर पाएगा। एक बार कामयाब बनिए, कामयाब बनना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इस इंडस्ट्री से इतने शॉर्ट टाइम में हमने जो किए हैं, बाहर में अगर 20 साल भी है भाई, इसके आसपास में भी मैं भटक नहीं पाता। अभी रिसेंटली पिछले महीने में 27 को मेरे सिस्टर का शादी हुआ है। आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले मेरे माँ टेंशन में रहते थे कि अपने बेटी का शादी कैसे कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति खराब हुआ था, मेरे माँ ने सारे जेवर बेच दिया था, अपना पापा को पैसा दे दिया था, सोना नहीं था। लेकिन आज वही बहन का शादी 27 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ में हुआ है। कोई टीना का अलमारी, कोई टीना का शोकेस नहीं दिए हैं, उसका रूम में बढ़िया से 2 लाख का इंटीरियर का काम करवा के दिए हैं। और जो जो सामान दे दिए हैं, जिंदगी भर तक यही बोलेगा कि किसी का भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। आपका भी बहन है, आपका इंतजार में है कि मेरा भाई गया है, कुछ करके आएगा, कमा के लेके आएगा, कल जाके मेरा शादी होगा। पता है आज सोने का कीमत क्या है? 99,000 10 ग्राम का रेट है यार। 10,000 20,000 कमा के आज के डेट में 2 कमरे का घर नहीं बना पाएंगे यार। बहन का शादी छोड़ दीजिए, बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा। क्या बड़ा पैसा कमाने के लिए आप RHI में स्ट्रगल कर सकते हैं यार? 20,000 कमा के कितना बचा लेंगे? 10,000 बचा लेंगे। 10 साल काम करेंगे, 10,000 करके बचाएंगे, 12 लाख का बैलेंस होगा। आज के रेट में 2 कमरे का बढ़िया से घर बनाएंगे, कम से कम 14 से 15 लाख रुपया खर्चा है यार। 10-12 हजार 15 हजार कमा के बहन का छोड़ दो, आप अपना शादी के लिए टेंशन में रहेंगे कि कोई लड़की का बाप बेटी को मुझे देगा कि नहीं देगा। लेकिन आज आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। दशरथ मांझी को इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि तुम्हारे पास में इतना मोटिवेशन आता कहां से है, इतना तुम मोटिवेट कैसे हो जाते हो? गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, हर मौसम में छेनी और हथौड़ी लेके यार पहाड़ काटने के लिए चले आते हो। कोई तुम्हें इंसेंटिव नहीं मिलता है, कोई तुमको इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, कोई तुमको बैलेंस नहीं दिया जाता है, कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। तुम कैसे आ जाते हो? कैसे इतना मेहनत कर लेते हो? दशरथ मांझी ने बोला मोहब्बत के वजह से। एक दिन ये मोहब्बत बीवी के साथ में था, आज ये मोहब्बत पहाड़ से हो गया है। साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे दशरथ मांझी की तरह आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा बनने के लिए। कहते हैं अच्छे इंसान इतिहास पढ़ता है और पागल लोग इतिहास रचता है। इतिहास रचना है, आपको अपना जो पैरामीटर्स है इसको तोड़ के जाना पड़ेगा। अमरिंदर सर एक बात बोलते हैं, अगर इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो होम पिच को साला छोड़ना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। और आज आप सभी के पास में, हमारे पास में सबसे बड़ी बात है RHI मिल चुका है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सैकड़ों हजारों लोग कामयाब है, सबके पास में गाड़ी है, अपना घर बनाया है, अपना खूबसूरत लाइफस्टाइल जी रहा है। अगर इतने सारे लोग बना है तो आप लोग भी बनने के लिए तैयार हो जाइए। आज महीने का 9 तारीख हो चुका है और इस महीने का आपके पास में 21 दिन बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग शेयर करूं, अगर 15 तारीख से पहले आप स्टार बन सकते ना मेरे भाई, तो आपका जितना भी अपलाइन है आपको सिल्वर बनाने के लिए अपना खून भी दे देगा। क्या 15 तारीख से पहले स्टार बन सकते हैं आप लोग? कितने लोग बन सकते हैं? पक्का? अगर 15 तारीख से पहले आप स्टार बन सकते हैं तो बिलीव मी, RHI के अंदर में इसी महीने में आपको डायरेक्ट सिल्वर का प्रमोशन लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। बनो मेरे भाई, 6 महीना 1 साल के अंदर में ऐसा क्रांति मचा दो कि जो छोड़ के गया है साला एक बार आप सोच तो कम से कम करें। क्या लगता है मुझे जो छोड़ के गया था, जब हम घर में जाते हैं क्या उससे मुलाकात नहीं होता है? क्या मेरे सामने में नहीं आता है?
आता तो है, लेकिन मेरा आंख से आंख नहीं मिला पाता है। मैंने शुरू में आपको बोला था, मेरा अपलाइन जो मुझे इनवाइट किया था वो इस काम को छोड़ के चला गया था। आज गुजरात में पाइपलाइन का काम करता है, फ्लैट में जो पानी का और गैस का पाइप लगता है ना, उसका काम करता है मेरे भाई। पता है कितना सैलरी है? 15,000 सैलरी है, 15,000 रुपया सैलरी है। 1 साल काम करे नॉन स्टॉप, छुट्टी ना लेके, तब जाके उसका 1 साल का इनकम होता है 1,80,000 का, पूरा का साल काम करे तो। मैं आपको अपना सिर्फ एक सिंगल महीने के मैं आपको जीएसटी दिखा रहा हूं, कितना हम सिर्फ इनकम टैक्स दे सिंगल महीने में। 1 मिनट, चलिए देख पा रहे आप लोग? देखो नाम क्या आ रहा है, मोहम्मद नाजिम है, और जीएसटी नंबर देखो मेरा नीचे में डाला हुआ है, और मैं आपको जीएसटी दिखा रहा हूं सिर्फ एक सिंगल महीने का हमने कितना जीएसटी दिया है जो इनकम टैक्स है। 1,44,900 रुपये का सिर्फ एक सिंगल महीने का जीएसटी है, और 16,000 रुपये का टीडीएस है। यानी कि एक सिंगल महीने का सिर्फ हमने जो सरकार को इनकम टैक्स दिए हैं वो 1,60,000 का है। इनकम छोड़ दीजिए, मेरे अपलाइन पूरा साल में जितना पैसा कमाता है उतना पैसा तो भैया आरएचआई का क्राउन एम्बेसडर सरकार को इनकम टैक्स पेमेंट कर देता है। ये पावर आरएचआई का है। मैं आज ही गूगल में सर्च कर रहा था, इंडिया के अंदर में जो 140 करोड़ का आबादी है, इनमें से कितना ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं? तो गूगल ने आंसर किया ओनली 2% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। 2% मीन्स 14 दुगुने 28, ओनली 2% लोग, 28 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। और आज बड़े गर्व से कहते हैं इस साल हम आरएचआई का डिस्ट्रीब्यूटर है। उस 28 लोगों में से भी एक नाम आता है मोहम्मद नाजिम का, जो प्रत्येक महीने में सरकार को 1,60,000 का इनकम टैक्स देता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या मुझे मेरा प्लान फंसा दिया है? क्या मुझे मेरा प्लान ने बर्बाद कर दिया है? क्या मुझे पानी में डुबा दिया है? अगर इसे फंसना कहता है तो एक बार नहीं, चला 1,000 बार फंसने के लिए तैयार है। इसीलिए कहते हैं कि मत पूछो कि मेरे मंजिल क्या है, अभी तो बस चलने का इरादा किए हैं। उम्र भर न हारेंगे हौसला, ये किसी और से नहीं अपने आप से वादा किए हैं। और ऐसे कमिटमेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? पक्का। और मुझे पता है यहां पर बैठे हुए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने मन में सोच रहे हैं, सर अगर आए हैं आरएचआई में तो खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, या तो साला हड्डी लेके जाएंगे या तो आरएचआई से नोटों का गड्डी लेके जाएंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी शेयर करता हूं। एक दिन का बात है, एक ट्रेन में 10 साल का बच्चा पानी बेच रहा था। हर कंपार्टमेंट में जाके एक ही बात बोला था, पानी 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 पानी। एक पैसेंजर ने पूछा कि बेटा तेरा पानी का कीमत क्या है? तो लड़का ने बोला कि साहब 20 रुपया है। लेकिन पैसेंजर ने बोला कि हम 15 देंगे। लड़का ने बोला साहब 20 देना पड़ेगा। पैसेंजर बोला 15 देंगे। ऐसे 10 से 12 मिनट नेगोशिएट किया और लास्ट में जाके पैसेंजर ने बच्चे से पानी नहीं लिया और बच्चे जाते टाइम मुस्कुरा के चला गया। और बच्चा मुस्कुरा के गया तो ये देख के पैसेंजर बड़ा परेशान हो गया कि मैंने इसका पानी नहीं लिया तो मुस्कुराया क्यों? इसको तो गुस्सा होना चाहिए था। वाकई में कभी कभी हमारे जब गेस्ट आता है ना, वो काम नहीं करता है तो आपको लगता है साला इतना बढ़िया काम है, समझता नहीं, एक थप्पड़ दे क्या, गुस्सा हो जाता है ना। तो पैसेंजर सोच रहा था गुस्सा क्यों नहीं हुआ, मुस्कुराया क्यों? पैसेंजर बच्चे के पीछे पीछे चला गया और कंधे में हाथ रख के बोलता, बेटा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। 10 मिनट तुझसे बात किया, नेगोशिएट किया, परेशान किया,
लेकिन मैंने तेरा पानी नहीं लिया, लेकिन तू जाते टाइम मुस्कुरा के क्यों चला गया? तो बच्चा फिर से जवाब देता है, साहब मुस्कुराने के पीछे वजह तो बहुत सारा है, लेकिन इतना समझ लीजिए, जिससे प्यास लगी हो वो कभी कीमत नहीं पूछता है। और ये सच बात है, जिसे प्यास लगी हो ये लोग कीमत नहीं पूछेगा। आप में से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसका प्यास है, जिसे वाकई में अपने आप को आगे लेके जाना है, वो यार कभी प्यास नहीं पूछेगा, वो कभी कीमत नहीं पूछेगा, वो कभी नहीं देखेगा कि आज हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका एक ही सपना है कि डायमंड डायमंड डायमंड, एनी हाउ डायमंड बनना है। लेकिन याद रखना, कहते ये मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ है तो उस पार बहुत कुछ है। और जिस शहर में खोला है तो शीशे का दुकान, उस शहर में साला पत्थर के खरीदार बहुत हैं। सूरज की तरह चमकना है तो बाबू जलना भी तो सूरज की तरह पड़ेगा। अगर चमकना चाहते हैं जलना पड़ेगा। कहते वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बना है जो पत्थर हथौड़ी और छेनी के वार को बर्दाश्त नहीं कर पाया है। जो बर्दाश्त किया है वो भगवान बना है, लाखों लोग पूजा करता है। आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, कर सकते हैं। और अगर आप सोचे आपका उम्र 19 साल है, 20 साल है, आप क्या करेंगे, लेकिन इतना समझ लेना, एज जस्ट ए नंबर। आईपीएल में 14 साल का बच्चा साला इतिहास बना दिया है। सोच के देखो एक बार, दुनिया कहां से कहां चला गया है। बढ़िया से मेहनत कीजिए मेरे भाई, बहुत गजब का जगह मिला है। अपने आप को बहुत आगे तक लेके जाना है तो आपको आरएचआई में काम करना पड़ेगा। इतना याद रखना, आरएचआई आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाएगा, आरएचआई आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा देगा कि लाइफ ऐसा नहीं, लाइफ को ऐसे भी जिया जा सकता है। आपका एक्सटर्नल इंटरनल चेंजिंग ला देगा। बड़े सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या अप्लायंस से बता रहे थे कि सर मेरे परिवार में जमीन जायदाद बहुत थे, लेकिन मैंने फिर भी यह स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि सर मुझे सिर्फ पैसे से मोहब्बत नहीं था, मुझे इस इंडस्ट्री में इज्जत और सम्मान बनाना था, अपना पहचान बनाना था। वाकई में अगर आप भी अपना इस तरह का सोच है, पहचान बनाना चाहते हैं, पैसा तो आएगा यार, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो बोनस है, ये तो लेवल के साथ ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन जो पर्सनालिटी आपको आरएचआई बना के देगा ना, बिलीव में मेरे भाई, कोई भी इंडस्ट्री आपको बना के नहीं दे सकता है, कोई भी आपको जगह बना के नहीं दे सकता है। आज से 1 साल बाद जिससे मिलेंगे ना, वो आपको देख के चौंक जाएगा, यार तेरे अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया है। तो जवाब एक ही देना, साला हम राम नहीं, हम बजाज है। हम सही बात बोल रहा है नाजिम साहब, सही बोल रहा है अच्छा भोजन खिलाता है पटना मंदिर वाला, महावीर मंदिर पटना वाला रोज व्यवस्था कर देता है। दिन दोपहर बाद में रात का आज पैसे फ्री में कितना बढ़िया अरे मैं से बोलता हूं, सूरज का ढलना अभी बाकी है, शाम तो होने दे, सूरज का ढलना बाकी है, खुद लौट के आ जाऊंगा, पहले नाकाम तो होने दे। अरे दुनिया तो रोज ढूंढती है नए नए तरीके, अरे चाय वाले को बदनाम करने की, साला खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले नाम तो होने दे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सभी दोस्तों को कुछ सिखाएं सर। और मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, ऑल आरएचआई कमांडो से, कि क्या दोस्तों कैसा रहा आज का मीटिंग। मुझे पता है कि आप जिस भी जोन से मेरी बात को सुन रहे हैं, आप पूरा जोश में हैं और आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अब आपको लगने की जरूरत है और अभी से आप उठिए, आपको घूमना नहीं है, आपको कहीं मार्केट नहीं करने जाना, आपको सीधा उठना है और अपने लिस्ट डायरी पेन उठाना है और माइंडसेट कर लेना है कि जो सर के साथ आपने वादा किया कि 15 तारीख तक के मैं प्रमोशन ले लूंगा, तो दोस्तों एक एक लोगों को
15 तारीख के अंदर स्टार बनना है, जो बिगिनर लेवल पे काम करते हैं। और अगर आप 15 तारीख के अंदर अगर आप स्टार बनते हैं तो बचे हुए 15 दिन के अंदर आप इस कंपनी में डायरेक्ट सिल्वर बन सकते हैं दोस्तों। तो अब लगा दीजिए आप पूरा जान, और जितने भी बात सर ने आपको सिखाया और आपने सुना, एक एक बात को हम सभी को अपने जीवन में अमल करना है और इस महीने में रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस करना है। बाकी थैंक यू वेरी मच।